आपकी पूरी जर्नी में आप 10 करोड़ के कॉर्पस पे जब पहुँचे, तो पहला करोड़ आपने कब टच किया अगर आपको याद हो तो? एंड देन वो डबल डबल कैसे होता गया? मोस्ट ऑफ द लोग जो जॉब स्विच को एक फार्मूला मानते हैं सैलरी इंक्रीज करने के लिए या करियर ग्रोथ करने के लिए, मुझे लगता है कि थोड़ा सा गलत है. इफ़ यू वांट टू स्विम वेरी फार, स्विम अलोंग द कोस्ट. तो दैट हैज़ ऑलवेज बीन माई फिलॉसफी. बहुत सारे आर्गुमेंट्स ये भी आते हैं कि अगर आपका ग्रोइंग रेट ऑफ पोर्टफोलियो इज अराउंड 12-15%, तो विड्रॉल रेट 6-7% भी रहेगा तो भी पोर्टफोलियो तो ग्रो होता ही जाएगा. तो व्हाट इज योर, क्योंकि आपका सब्सटेंशियली लो है 3%. Now I really want to stop this 9 to 5 work and explore my passion beyond. सेकेंड घर के पोजीशन लेने से पहले ही वो घर सेल ऑफ कर एंड आई मूव टू. हेलो अमित, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट. टू बिगिन विद, सबसे पहले आप अपनी इनिशियल जर्नी के बारे में बताइए. हाउ डिड यू रैंक इन योर प्रोफेशनल करियर? सो प्रोफेशनल जर्नी 2001 में शुरू हुई है और आई स्टार्टेड इन हैदराबाद विद अ कंपनी कॉल्ड हेक्सागन टेक्नोलॉजीज. उस समय इंटेग्राफ होती थी और सो स्पेंड क्लोज टू अराउंड 3 years देयर. इंजीनियरिंग डोमेन में ही रहा. सो हमेशा इंटरेस्ट था कि इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर्स पे ही काम करना है, तो ऑलवेज वैसा ही काम रहा. उसके बाद फिर देन आई केम टू पुणे. सो 2004 में पुणे आया. वहाँ पर 3D PLM सॉफ्टवेयर पहले कंपनी का नाम था. लेटर ऑन इट वाज एक्वायर्ड बाय डसो सिस्टम्स. डसो सिस्टम इज़ अ फ्रेंच मल्टीनेशनल. सो वहाँ पे ज्वाइन किया. प्रीडोमिनेंटली टेक्निकल रोल था. 2004 से लगभग 2015 तक मोर और लेस टेक्निकल रोल्स में ही था. 15 तक लीडरशिप रोल में पहुंच गया था. आई वाज हेडिंग अ ब्रांड. उसके बाद फिर 2015 के अंदर लगा कि थोड़ा कस्टमर सेंट्रिक एक्सपीरियंस लेना चाहिए. तो फिर उसके बाद डसो सिस्टम वाज एस्टैब्लिशिंग उनका एक ग्लोबल सर्विसेज एंटिटी इस्टेब्लिश कर रहा था. तो एज ए लीडरशिप पोजीशन मैं वहाँ पे मूव हो गया और फिर वहाँ से वो एंटिटी भी ग्रो हुई एंड आई वाज आल्सो ग्रोइंग अलोंग विद दैट. सो 2023 तक ऑलमोस्ट 19 years डसो सिस्टम में ही था. डिफरेंट रोल्स जैसा मैं बता रहा था चेंज कर रहा था. सो बाय द एंड ऑफ इट आई वाज हेडिंग उनका स्ट्रैटेजी ऑफिस हेड कर रहा था. फिर उसके बाद लगा 2023 में कि अभी एक कॉर्पोरेट करियर, स्ट्रक्चर्ड कॉर्पोरेट करियर बहुत लंबे टाइम तक हो गया है. थोड़ा सा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का भी कॉन्फिडेंस आ गया था कि अभी मतलब इतना बड़ा रिस्की सिचुएशन नहीं है, तो मे बी आई शुड टेक वन लीप ऑफ फेथ एंड ट्राई एक्सपेरिमेंटिंग समथिंग. तो फिर उस समय मैंने एक स्टार्टअप वर्ल्ड में एंटर किया और एब्सोल्युटली डिस्कनेक्टेड डोमेन. सो मैं पूरा अपनी लाइफ इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर और इंजीनियरिंग डोमेन में ही था, इंजीनियरिंग सोल्यूशंस में ही. यहाँ पर मैंने एडटेक कंपनी ज्वाइन किया. इट्स बीन क्वाइट सम टाइम दैट आई हैव बीन वर्किंग और फिनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव हो चुका है. काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस भी आ गया इस चीज़ को लेकर के. तो फिर लगा कि अभी नाउ आई रियली वांट टू स्टॉप दिस 9 to 5 वर्क एंड एक्सप्लोर माय पैशन बियॉन्ड द स्टैंडर्ड कॉर्पोरेट लाइफ के बाहर. एंड आपने कहा कि आपने एक कंपनी में करीबन 19 साल 19 बिताए. साल, हाँ. तो बहुत लोग आज के टाइम पे सोचते हैं कि ग्रोथ लाने के लिए हमें कंपनीज जंप करना नीडेड है ताकि उनको पे पैकेज जो होता है Correct. वो अच्छा खासा इंक्रीमेंट मिल जाए. सिंस आपने 19 ईयर्स स्पेंड किए, आपका बहुत ही कॉन्ट्रारी ओपिनियन रहा होगा. आई एम वेरी श्योर. सो व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस एग्जैक्टली? हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट ऑफ द लोग जो जॉब स्विच को एक फार्मूला मानते हैं सैलरी इंक्रीज करने के लिए या करियर ग्रोथ करने के लिए, मुझे लगता है कि थोड़ा सा गलत है. मतलब थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड फार्मूला है क्योंकि वो बहुत ही सिंपलिस्टिक है. मतलब आपको लगता है कि शायद आप जॉब चेंज करते रहेंगे तो क्या आपको कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा और रिस्पॉन्सिबिलिटी देती जाएंगी. तो मुझे टेक्निकली ऐसा, प्रैक्टिकली अगर सोचा जाए तो मतलब ऐसा वैलिड लगता नहीं है. मेरे केस में जैसे मैं परफेक्ट एग्जांपल हूँ इस चीज़ का कि आपको अगर आप एक कंपनी में भी हैं और अगर वो कंपनी ग्रो कर रही है, लाइक इन माय केस कंपनी वाज ग्रोइंग. इट वाजंट दैट कि कंपनी वो स्टैग्नेंट कंपनी थी. कंपनी ग्रो कर रही है और आप उस पर अपने आप को चैलेंज करते जाते हैं, तो आपके पास ग्रोथ की मेरे हिसाब से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं. बिकॉज ऑफ द रीज़न कि आपको वो ऑर्गेनाइजेशन जानती है, आप ऑर्गेनाइजेशन को जानते हो, आपको ये पता है वहाँ पे किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ हैं. तो एक बहुत लंबे ड्यूरेशन के अंदर आप उनको जिस तरह से कैपिटलाइज कर सकते हो वो बहुत बेहतर होता है कंपेयर टू
आप किसी और नई कंपनी में स्विच करते हो. एंड एक और ये ऑफ कोर्स बिकॉज इस पूरे ड्यूरेशन के अंदर आई हैड अ सिग्निफिकेंटली लार्ज टीम, सो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की थी कि सब लोगों को ये लगता था या मेरी टीम मेंबर्स को ये लगता था कि बाहर स्विच करने पे पैसा ज़्यादा मिल जाता है. नो डाउट कि हो सकता है कि लोग स्विच करते हैं और उनको पैसा ज़्यादा मिल जाता है, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ दैट कि कोई भी कंपनी किसी एक पर्टिकुलर रोल या किसी एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस के लिए जो पैसा देती है वो मार्केट से कोई बहुत ऑफ नहीं हो सकता. मतलब ऐसे ABCD कंपनीज जो हैं उसमें ऐसा नहीं हो सकता एक कंपनी एक्सेप्शनली ज़्यादा देगी दूसरा एक्सेप्शनली कम देगी, ऐसा हो नहीं पाता. तो आप इवन इफ आप जंप करके आपको लगता है कि आपने कुछ तो भी टेम्पररीली अचीव कर लिया है, बट ये वही है, लॉन्ग टर्म सोच और शॉर्ट टर्म सोच का है. इवेंचुअली वो कंपनी उसको उसी तरह से एवरेज आउट कर देगी Correct. जो कि मार्केट सिचुएशन के हिसाब से है. तो ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड नोशन है कि स्विच करते जाओ और आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी. मुझे ऐसा नहीं लगा, क्योंकि आज भी जिन लोगों को या मैं अपने फ्रेंड्स या कलीग्स को देखता हूँ जिन लोगों ने वो वाले पाथ अपनाए, मैं कहूँगा कि कोई ऐसा फ़र्क नहीं है आज. और उसके कंपैरिजन में सिचुएशंस ऐसी हैं कि बिकॉज मैं एक कंपनीज में बहुत लंबे ड्यूरेशन था, तो लॉन्ग टर्म बोनस, स्टॉक ऑप्शन प्लान्स, ये सब मिलने के चांसेस आपके ज़्यादा बढ़ जाते हैं कंपेयर टू आप अगर इस तरह से हॉप करते रहते हैं और आपके करियर में रिस्क भी उसी के प्रपोर्शनेटली बढ़ता जाता है. तो ये सब फैक्टर्स हैं. आपने जैसे अपने 23-24 ईयर से करियर में अपनी सेविंग्स कब स्टार्ट की और कैसे कैसे आपने उस सेविंग्स को ग्रो किया, थोड़ा इसके बारे में बताइए. सो सेविंग्स मतलब सेविंग और इन्वेस्टिंग माइंडसेट बहुत पहले से ही था, मतलब बहुत सिंस द वेरी बिगनिंग. मेनली ये था कि मेरे लिए कोई ऐसा बहुत ज़्यादा फिनेंशियल नॉलेज नहीं थी, बट ये बात पता था कि जो भी पैसा है मेरे पास आई हैव टू ग्रो इट वाइजली. मैं उसको ऐसे छोड़ नहीं सकता हूँ. तो इवन आई थिंक मेरे करियर के बहुत अर्ली पार्ट में ही स्टार्ट तो PF वगैरह से शुरू किया था, क्योंकि उससे ज़्यादा कुछ पता नहीं था. बट धीरे धीरे थोड़ा ज़्यादा समझना शुरू कर दिया. तो 2006-07 ऑनवर्ड्स ही मैंने म्यूचुअल फंड्स, मतलब सबसे पहले ELSS फंड्स में इन्वेस्ट करता था. पहले PPF, फिर सबसे पहले PPF तो पहले से स्टार्ट ही था. उसके बाद फिर फिर ELSS फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू किया. फिर ELSS फंड से समझ में आया कि नॉट जस्ट फॉर टैक्स, मेरे ख्याल में इसके बियॉन्ड भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज आई कुड एबल टू सी दैट कि ये काफ़ी सेंसिबल इन्वेस्टमेंट टूल है. तो फिर लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना शुरू किया, फिर मिड कैप्स में भी इन्वेस्ट करना शुरू किया. इन द मीन टाइम थोड़ा सा क्यूरियस हुआ कि म्यूचुअल फंड कैसे ऑपरेट करते हैं, इनका वर्किंग प्रोटोकॉल कैसा है, इनकी स्ट्रैटेजीज़ क्या होती हैं, फंड मैनेजर क्या करता है. तो फिर ये बात समझ में आया कि इवेंचुअली फंड मैनेजर स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है, और अगर वो जिस तरह से मैनेज कर रहा है अगर मैं वैसा मैनेज करना शुरू कर दूं तो शायद मैं अपना इन्वेस्टमेंट और भी इफेक्टिव ढंग से मैनेज कर सकता हूं. सो वहाँ से फिर मुझे लगा कि अभी स्टॉक्स में भी डायरेक्टली इन्वेस्ट करना शुरू करना चाहिए. सो यही ग्रेजुअल स्टेप बाय स्टेप, कोई ऐसा इमीडिएट कोई स्टेप नहीं लिया था. जैसे जैसे सीखता जा रहा था वैसे वैसे टूल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करता जा रहा था. बट ये ज़रूर था कि कोई भी टूल जब मैं अपने पोर्टफोलियो में लेता था, चाहे वो मिड कैप स्टॉक्स हों या फिर वो स्टॉक्स हों, तो मैं उनके बारे में मतलब जितना भी डिटेल सीख सकता था वो सीखने की कोशिश करता था. मतलब बिना सीखे उतरने की कोशिश नहीं करता था. तो क्योंकि मेरे लिए एक बहुत था कि मैं लॉस एवर्स हूँ, आज भी लॉस एवर्स हूँ. आज के भी टाइम में आई कैन लेट गो सम गेन, बट मैं लॉस नहीं करूँगा. तो एक मैंने बहुत इंटरेस्टिंग आई थिंक चार्ली मंगर का या हाँ somebody like him made a statement कि if you want to swim very far, swim along the coast. Right. So that has always been my philosophy. मैं कभी भी ऐसे exceptional risk लेकर के मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन कंसिस्टेंटली जो कर रहा था वो सीखता जा रहा था. करेक्ट. तो मतलब PPF समझा, उसके पीछे क्या होता है वो चीज़ समझी. एग्जैक्टली. फिर ELSS में करने लगे तो उसके पीछे क्या होता है वो समझा. करेक्ट. फिर जैसे आपने म्यूचुअल फंड करने लगे तो उसके पीछे क्या चीज़ वर्किंग होती है वो समझ लिया. तो अब आप
एंड में धीरे धीरे डायरेक्ट इक्विटी तक पहुंच करेक्ट, गए। एग्जैक्टली। ओके, और अभी आपका पोर्टफोलियो मिक्स कैसा है? मतलब इफ यू कैन स्टार्ट विद द कॉर्पस साइज और फिर उसको ब्रेक करके कितना इक्विटी में कितना डेट है, इफ यू कैन करेक्ट। सो मेरा कॉर्पोरेट साइज ऑलमोस्ट 10 CR के अराउंड है अभी। यू नो दैट मार्केट वॉलेटिलिटी, तो बिकॉज मेरा इक्विटी पोर्टफोलियो में काफ़ी सिग्निफिकेंट पार्ट है, तो थोड़ा अप डाउन उस पर चलता रहता है, बट इट्स ऑलवेज लाइक समवेयर अराउंड 10 CR के आसपास। एंड उसमें से मेरा इक्विटी पोर्शन आज से 6-8 महीने तो बहुत ज़्यादा था, मतलब 85% के करीब था, बट सिंस आई क्विट एंड थैंकफुली मतलब टाइमिंग भी थोड़ा सही हो गया, ठीक हो गया, स्टार्टेड मूविंग अ बिट इनटू डेट में मूव करना उनको शुरू कर दिया। तो आज के टाइम में मेरे ख्याल में करंट सिचुएशन होगा अराउंड 78% के करीब इक्विटी एंड 22% के करीब डेट। तो 78% में इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स और डायरेक्ट स्टॉक्स दोनों दोनों मिला करके। ओके, एंड 22% डेट में आप क्या कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करते डेट हो? में अभी तो एक तो मेरा सिग्निफिकेंट EPF का अमाउंट है उसके अंदर, जिसकी की एक विड्रॉल स्ट्रैटेजी, मतलब वो मैं ट्राइंग टू इस्टेब्लिश कि क्या होगी बेस्ट तरीके से। इसके अलावा अभी बॉन्ड्स के अंदर एक्सप्लोर करना शुरू किया है, सम लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स। हाँ गवर्नमेंट बॉन्ड्स, या फिर दीज बॉन्ड प्लेटफॉर्म्स पे जितने भी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं, करेक्ट, इनके साथ मैंने थोड़ा सा एक्सप्लोर करना शुरू किया है कि दैट इज़ अनदर वे टू डू दैट। गोल्ड पे थोड़ा सा एक्सपोजर पहले भी था, बट अभी थोड़ा सा और स्लाइटली ऑफ लेट इन द लास्ट 6 months इंक्रीज़ किया है। तो थोड़ा सा एक पोर्टफोलियो को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ पर कि इक्विटी हैवी उतना ना हो जितना कि मेरा इससे पहले था। और ये 10 CR का पोर्टफोलियो आपने अक्यूमुलेट कैसे किया? मतलब वाज इट ऑल सैलरी में से कुछ कुछ सेव करते थे तो हुआ, या फिर जैसे आपने बताया कि आप 2 ऐसी कंपनियों में थे, एक कंपनी ने अपनी एक कंपनी बिकी भी, तो उसमें आपका कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट था, वो आया, वो आपने इन्वेस्ट किया, फिर इट वाज प्योरली सैलरी? हाँ नहीं, तो जो कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, इट वाजंट एक्चुअली, इट वाज अ MNC की डील थी, तो इट वाजंट लाइक एक्विजिशन ऑफ अ स्टार्टअप वाले। Okay, तो got it. कंपनीज MNCs के एक्विजिशन में एम्प्लॉयज को ऐसा कोई ऐसा मेजर बेनिफिट नहीं मिलता है, बट हाँ ESOPs थे कुछ पार्ट। आई कांट से दैट कि बहुत सिग्निफिकेंट पार्ट, बट है एक डिसेंट पार्ट ESOPs का रहा, बट प्रीडोमिनेंटली इफ यू आस्क मी, मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट जो है वो सैलरी से ही एक्यूमुलेटेड था। करेक्ट। तो आप सैलरी का कितना पोर्शन सेव कर पाते थे बिफोर मैरिज, आफ्टर मैरिज, थोड़ा उससे बताइए। हाँ मतलब एग्जैक्ट नंबर्स तो मैंने ऐसा स्टेप बाय स्टेप आई कांट रिमेंबर इट, बट फॉर श्योर 20% तो हमेशा बेयर मिनिमम मेरे लिए रूल था कि 20% तो मैं सेव करूंगा। एंड देन आई थिंक बाय द एंड ऑफ माई करियर, लेटर स्टेजेस तक आते आते तक, आई थिंक इट वाज अराउंड 60%, 55 to 60% तक पहुंच चुका था। और इसके बीच में हमेशा ये ज़रूर होता था, आई एम सेइंग दैट कि बहुत फिक्स नंबर नहीं होता है, बिकॉज ऑफ द रीज़न कि जैसे वेरिएबल पे आया, इफ़ आई हैव डन वेल, एडिशनल पैसा है, मैं एक बार में उसको जा करके आई विल इन्वेस्ट इट। एंड सेम एज अगर कोई लॉन्ग टर्म बोनस, जैसा मैं आपको बता रहा था कि आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्ग टर्म रहते हैं तो बहुत सारे लोगों को ये बात पता नहीं होती है, क्योंकि जब आप रहते हैं तो फिर आपको वो बेनिफिट्स आने शुरू हो जाते हैं। तो वो कभी उनके मैच्योर होते थे तो उनको मैं डायरेक्टली मूव करता था, बट एक बहुत क्लियर होता था कि जैसे ही कोई भी ये चीज़ आई तो फॉर श्योर मेरे लिए सबसे प्राइम स्ट्रैटेजी होती थी कि इसको मैंने प्लान नहीं किया था, तो इमीडिएटली आई शुड मूव इट टू इन्वेस्टमेents। हाँ, सो अमित, आपके पूरे करियर में सिंस जब से आपने स्टार्ट किया 2001-2 के आसपास से लेके अब तक 2023-4 तक, आपका जो सैलरी इंक्रीज रहा है वो कैसा रहा है? आपने जब स्टार्ट किया तब क्या थी, और जब आपने एग्जिट लिया तब क्या थी? सो इंक्रीज अच्छा रहा, मतलब फॉर द रीज़न दैट आई वाज काइंड ऑफ पुशिंग माई बाउंड्रीज। मैं अपने जॉब के अंदर हमेशा पुश कर रहा था कि बेहतर कर सकूं। तो जब मैंने शुरू किया था तो एट दैट टाइम ऑल्सो इट वाज एवरेज के हिसाब से थोड़ा अच्छा ही था। आई थिंक एट दैट टाइम 2.3 लाख पर एनम का पैकेज से मैंने अपना शुरुआत की थी, तो इट वाज इन हैंड क्लोज टू अराउंड 16-17,000 मुझे शायद मिलते थे, जितना मुझे याद है।
एंड कंसिस्टेंटली ग्रो करता रहा अपने करियर में. एंड बाय द टाइम आई एंडेड माई करियर, I was close to around somewhere around 80 to 90 lakhs per annum के पास तो था. पर मंथ कितना होता था ये? पोस्ट टैक्स अराउंड 4 to 5 lakhs, 5 lakhs तक. या सो आई थिंक अपने खुद को एक मल्टीबैगर बना लिया, बहुत अच्छा. हाँ, तो ये बहुत ज़रूरी है. मतलब मुझे लगता है कि ये शायद हम लोग इस पे फोकस नहीं करते हैं, रादर देन सर्चिंग फॉर दैट मल्टीबैगर स्टॉक. आप खुद को भी अगर मल्टीबैगर बना पाएँ, इट्स अ वेरी गुड टर्म, आई वुड यूज़ इट समवेयर, कि अगर खुद को मल्टीबैगर बना पाएँ तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं. एंड मुझे लगता है दोनों साथ साथ चलता है. एक तरफ अगर आप, एंड दैट इज़ वेयर द रियल कंपाउंडिंग स्टार्ट्स, कि आप एक तरफ खुद को मल्टीबैगर बना रहे हैं और साथ साथ में आप मल्टीबैगर्स भी ढूंढ रहे हैं. अगर ये दोनों मिलके काम करते हैं तो देन ऑफ कोर्स द सक्सेस विल बी फास्टर एंड ईजियर कंपेयर टू एनी अदर मीन्स प्लेस. करेक्ट. और पूरे दौरान आपने फ्रुगैलिटी को कितना ध्यान में रखा कि आपको खर्चे लिमिट में रखने हैं, एकदम बढ़ाने नहीं है जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है? उसका कितना ध्यान रखा आपने? सो आई एम नॉट अ फ्रूगल गाय Okay. एक्चुअली. और मैं फ्रूगैलिटी का कोई बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टर भी नहीं हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि वो व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ लिविंग फ्रूगल एंड देन लेटर ऑन इंजॉइंग मनी. मतलब ये तो थोड़ा डिस्प्रपोर्शनेट हो गया. मैं कहूँगा कि मेरे लिए बैलेंस एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है. लाइक हाउ डू आई डिफाइन दैट बैलेंस इज दैट कि मैंने अपने लाइफ की कुछ चीज़ों को डिफाइन कर रखा था या अभी भी कर रखा है कि जो चीज़ें मेरे लिए प्रायोरिटी हैं इन टर्म्स ऑफ माई लाइफ एक्सपीरियंसेस, उनमें मैं पैसे के बारे में कभी नहीं सोचूंगा. Okay. Like just simple things. I love cars. I love automobile per se. Then I love whenever I travel with a great experience. मतलब कि मुझे अच्छा एक्सपीरियंस क्रिएट करना है. वहाँ पर मैं कभी भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा. बट जिन चीज़ों के लिए मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट नहीं हूँ, तो उनके लिए मैं कोई ऐसा क्रेजी एक्सपेंसेस नहीं करूँगा, इवन इफ कि मेरे पास मीन्स हैं वो करने के लिए. तो ये मेरा हमेशा फिलॉसफी रहा कि वो बैलेंस, जस्ट बिकॉज कि मेरे पास पैसे हैं और मैं खर्च कर सकता हूँ, आई शुड गो एंड स्पेंड इट, आई शुड नॉट डू इट. एट द सेम टाइम जहाँ पर मेरा इंटरेस्ट है, जहाँ पर मेरे एक्सपीरियंसेस के लिए बहुत और मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, वहाँ पर मैं पैसे के बारे में इतना नहीं सोचूंगा. करेक्ट. और आपने ये बात की तो क्या आप एक रेंटेड फ्लैट में रहते हैं या फिर यू हैव बॉट अ हाउस इन पुणे? आई बॉट अ हाउस. सो हाउ इज योर माइंडसेट देयर कि आप क्या सोचते हो कि घर लेना चाहिए सबको या रेंट पे रहना चाहिए? सी घर जो है एक बड़ा थोड़ा सा स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा पैसा भी जाता है, बट एट द सेम टाइम इसके पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल एलिमेंट भी इन्वॉल्व है. सो अगेन यहाँ पर भी मैं अपने आप को एक लॉबी में रखते हैं ना कि रेंट लॉबी या घर लॉबी, मैं उसमें नहीं रखता अपने आप को. मैं मानता हूँ कि अपना घर होना एक फॉर श्योर गिव्स यू अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी, कंफर्ट, एक एक्सपीरियंस. जब आप अपने घर को डेकोरेट करते हैं, अपने घर के लिए कोई चीज़ खरीदते हैं, वो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है. तो उसके लिए मैं कहूँगा घर होना चाहिए. बट घर कितना बड़ा होना चाहिए, दैट इज समथिंग विच एवरीवन शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट. बिकॉज बहुत सारे लोगों के साथ मैं गलती होते हुए देखता हूँ कि उनको ये पता भी नहीं होता कि उन्हें उनके घर की ज़रूरत क्या है, और जस्ट बिकॉज कि खरीद रहे हैं तो चलो थोड़ा और बड़ा खरीद लेते हैं, आगे चल के फैमिली एक्सपैंड होगी तो अभी से ही खरीद लेंगे. बट उसका लोन तो अभी से शुरू हो जाएगा, राइट? वो तो घर तो बाद में की बात है. तो मेरे लिए ये था कि घर तो होना ज़रूरी है, मेरी एब्सोल्यूट नीड के बेसिस पे, वांट के बेसिस पे नहीं, नीड के बेसिस पे होना चाहिए. एंड सेकंड थिंग इज़ दैट कि इन्वेस्टमेंट के लिए मैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी और उसको मैं कभी कंसिडर नहीं करता. मतलब वो मेरा एक प्रिंसिपल रहा है कि मैं कभी भी कोई ऐसा घर नहीं रखूँगा जिसमें मैं रहता नहीं हूँ. तो वो पॉइंट एक मेरे लिए क्लियर. क्या कारण है उसका? उसके बड़े सारे कारण हैं. मतलब अगर हम पूरा पॉडकास्ट ही उस टॉपिक पे कर सकते हैं ना. मुझे पहला तो ये लगता है कि जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ हैं, एक तो हमें आज जो हमारा वो जो माइंडसेट बना हुआ है कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इज़ अ ग्रेट एसेट एंड ऑल दैट, ये उस ज़माने की बात है जो कि आज से 2 जनरेशन या 1 जनरेशन पहले हमारे पेरेंट्स जब ज़मीन खरीदते थे, घर बनाते थे. मेक सेंस, यू हैव अ लैंड.
आज के टाइम में आप एक हाई राइज बिल्डिंग के अंदर एक फ्लैट खरीदते हैं जिसमें कि आपका एज सच ओनरशिप ऑन अ रियल एसेट कुछ नहीं है. मतलब वो फ्लैट भी अगर आप पुराने घर जाकर के देखते हैं 20, 25, 30 साल के अंदर वो ऐसे हो जाते हैं कि उसमें कोई रहना नहीं चाहता या खरीदना नहीं चाहता. तो एज सच वो एसेट नहीं है, मतलब वो फिजिकल फॉर्म में. सेकेंड इज बिल्डर्स. सो इंडिया में और मुझे लगता है हर जगह पर जो बिल्डर लॉबी है वो इतनी स्मार्ट है कि उसको पता है कि आप कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वो आपके कॉस्ट में अकाउंटेड है. मतलब कि वो आपको कभी आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत रीजनेबल फ्लैट खरीद लूँगा क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्राइस अप्रिसिएशन मिल जाएगा. वो उस ज़माने में होता था जहाँ पर कि बिल्डर्स वरंट दैट मैच्योर्ड और वो ये जो पूरी बिल्डर एज अ बिजनेस जो था वो उस हद तक मैच्योर नहीं था. आज से 15-20 साल पहले अगर हम देखते हैं तो आज बहुत लार्ज बिल्डर्स हैं, बहुत ही सिस्टमैटिक बिल्डर्स हैं. उनको प्रॉपर्टी प्राइजेस कहाँ जाने वाली हैं, कितना रिटर्न मिलेगा, उनको पहले से पता है. तो वो आपको फ्लैट कभी डिस्काउंटेड प्राइस पे बेचेगा ही नहीं. उसको मालूम है कि वो आपको एनुअली 7-8% ही रिटर्न देना है. उसी के बेसिस पे वो प्राइसिंग रखता है. सब कुछ वो अकाउंटेड है. तो आप बिल्डर को बीट नहीं कर सकते, आप इस प्रॉपर्टी मार्केट को बीट नहीं कर सकते कि मेरी प्रॉपर्टी बहुत ग्रेट अप्रिसिएशन मिल जाएगी. तो इसलिए दैट्स व्हाई आई फील दैट कि अभी उसमें वो अपॉर्चुनिटीज बची नहीं है कि आज समबडी कैन रियली ग्रो मनी सिग्निफिकेंटली. करेक्ट. एंड सो आप जिस घर में रहते हैं सो आपका वो लौता ही घर होगा, आई एम अज्यूमिंग. एग्जैक्टली, दैट्स द ओनली हाउस. एंड लाइक हाउ डिड यू फाइनेंस इट? आपने लोन लिया या फिर यू डिड इट विदाउट लोन? हाँ, सो इससे पहले जैसा मैं बता रहा था कि मैं नीड के बेसिस पे घर का बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट हूँ. तो जब मैं आई बॉट अ फर्स्ट हाउस, जब मैंने मेरी शादी हुई उसके बाद मैंने अपना पहला घर खरीदा. अगेन सेम चीज़ की उस समय सभी लोग घर खरीदने की होड़ में थे. दिस वाज व्हाट ईयर? दैट वाज समथिंग 2005-2006 के टाइम फ्रेम में जब होड़ चल रही थी. ओके. बट मैंने नहीं खरीदा. जबकि सब लोग आई नो दैट कि मेरे आसपास के जितने भी फ्रेंड्स वगैरह थे सभी लोग की नई प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, लेट्स गो एंड बाय हाउस. मुझे लगा कि मेरे लिए जेन्युइनली आज नीड नहीं है, तो देयर इज नो पॉइंट डूइंग दैट. आफ्टर मैरिज आई रियलाइज की नीड है. 2009 में देन आई रियलाइज कि नहीं, घर खरीदना चाहिए. आपको फिर उसमें प्राइस भी अच्छा मिला होगा. हाँ, 2008-9 में बिकॉज आई वॉज वेटिंग फॉर दैट अपॉर्चुनिटी. तो मुझे 2008-9 क्रैश के टाइम में बहुत अच्छी डील भी मिली बिकॉज आई वॉज वेटिंग फॉर इट एंड आई वॉज काइंड ऑफ टाइमिंग इट दैट वे. उस समय मैंने घर खरीदा, बट मैंने उस समय मेरी नीड जितनी थी उतना ही, मतलब आई डेंट नीड बिग हाउस. तो मैंने जितना छोटा घर था उतना ही खरीदा. एंड फिर उसके बाद जब मेरी फैमिली एक्सपैंड हुई, हमें लगा कि और बड़ा घर होना चाहिए. फिनेंशियली भी मेरे पास ज़्यादा मीन्स थे कंपेरेटिवली. तो फिर मैंने उस घर को अपग्रेड किया और इमीडिएटली अपने पुराने वाले घर को सेल ऑफ कर दिया. एंड इंटरेस्टिंगली मैंने अपने सेकंड घर के पोजीशन लेने से पहले ही वो घर सेल ऑफ कर दिया. एंड आई मूव टू अ रेंटेड प्रॉपर्टी बिकॉज मेरे लिए ये था कि जब मैं इसको सेल कर दूंगा इमीडिएटली आई विल गेट द मनी एंड इट मीन्स कि मेरे पास वो लोन की नीड ही बहुत लिमिटेड हो जाएगी. सो दैट इज हाउ आई प्लान्ड कि ऑलमोस्ट क्लोज टू अराउंड 50% ऑफ माई अगले घर का डाउन पेमेंट मैं ऑलरेडी कर चुका था, उससे ज़्यादा ही कर चुका था बाय सेलिंग माय प्रीवियस हाउस. एंड अदर 50 वाज लोन? अदर 50 वाज लोन. तो जब आप लोन लेते हो तो व्हाट डू यू थिंक कि उसको प्रीपे करना सेंस बनाता है या फिर जो इंटरेस्ट रेट होम लोन पे आपको मिल रहा है वो बहुत अच्छा रेट होता है और अपना कॉर्पस टच नहीं करना चाहते हैं उस सी अभी तो खैर न्यू टैक्स रिजीम जो कि अभी मैंडेटरी हो गई है, मतलब मोरलेस शायद ऑप्शन किसी के पास बचा नहीं है. अगर कोई किसी को लगता है कि एचआरए बहुत हाई है वो फिर भी क्लेम फिर भी अदरवाइज प्रैक्टिकल बचा नहीं. उससे पहले देखते थे तो होम लोन was the best kind of a loan which was available in the market क्योंकि आपको एक तो सबसे पहले सबसे cheapest मिलता है, प्लस इंटरेस्ट फ्री है उसका इंटरेस्ट आपको पूरा टैक्स एग्जम्पशन मिल जाता है. तो लुकिंग एट दैट तो इट वाज नो ब्रेनर कि लोन रखना चाहिए और जो आपके पास सरप्लस पैसा है उसको माइट एज वेल इन्वेस्ट इन द राइट प्लेस. अभी वो इक्वेशन थोड़ी सी क्लोज हो गई है बिकॉज आपका 9% या 9-9.5% के बीच में आपका होम लोन है. टैक्स बेनिफिट अगर आपके पास नहीं है तो अनलेस कि आपको पता है कि आप वो इन्वेस्टमेंट को किसी स्मार्टर
मीन्स में डाल सकते हैं। अगर आपके पास वो मेथड है, आपको पता है कि आपके पास इक्विटी आपको समझ में आता है, आपको म्यूचुअल फंड समझ में आते हैं, देन स्टिल आई वुड से दैट कि होम लोन इज स्टिल चीपर एंड उससे बेहतर आप रिटर्न ले सकते हैं। बट अगर आपको नहीं समझ में आता, मतलब अगर आप डेट बेस, अगर आपको वो पैसा सेव करके फाइनली एफडीज में या बॉन्ड्स में या सिक्योरिटीज में ही रखना है, तो माइट एज वेल पे होम लोन। तो एकदम क्लियर वन आंसर नहीं होगा, बट डिपेंडिंग ऑन इफ कैन यू बीट इट, इफ यू कैन बीट द परसेंट, बेटर। सिंपली पुटिंग कि 9% को आप 2-3% से अगर बीट कर पा रहे हो ऑन एनुअल बेसिस, तो होम लोन ले लो, इवन दो इफ यू हैव द मनी। अगर नहीं समझ में आ रही हो कि वो बीटिंग कैसे करना है, पे ऑफ द लोन। एग्जैक्टली। और ये ना बहुत क्लैरिटी से पता होना चाहिए, मतलब ना एक तो मैथमेटिकली पता होना एक अलग बात है, बट ये बात पता होना कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा और मैं क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करने वाला हूँ, वो बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे लोग जो फाइनेंशियल कैलकुलेटर्स लिख के दिखाते हैं कि रेंट बेटर है, घर लेना बेटर नहीं, आपका ओपिनियन क्या है उस पर? कंप्लीटली इमोशनल डिसीजन होता है या फिर फाइनेंशियल एंगल देखना चाहिए उसमें? नहीं, सी फाइनली मुझे लगता है कि कई बार तो ये सारे के सारे डिस्कशंस जो है मुझे लगता है कि वो फिनेंस वाले टॉपिक को काफ़ी ट्रिविलाइज कर देते हैं। मतलब फिनेंस इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है कि आप एक फॉर्मूला के बेसिस पे आप जो है उसके बेसिस पे चलते रहें। एंड दैट इज़ वाई, मतलब अभी एक चीज़ जो है वो मैं अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि कैन आई जनरेट सम काइंड ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी, की फिनेंस को थोड़ा सा होलिस्टिक समझने की कोशिश करें। सिर्फ इतना सिंपल एग्जाम्पल नहीं है। अभी से रेंट एंड जहाँ तक बाय का भी फैक्टर है, लाइक एज आई सेड कि घर खरीदना, अपने घर में रहना मेक सेंस बिकॉज इट इन्हांसेस द एक्सपीरियंस। बट अगर आपको क्लियरली पता है कि आप मोबाइल हैं, आप अभी आपकी जॉब, आपको नहीं पता कि आप किस सिटी में रहने वाले हैं, अनसर्टनिटीज है, कोई सेंस ही नहीं बनता। देन रेंट तो एनी विच वेज फाइनेंशियली तो ऑफ कोर्स बेटर चॉइस है ही, लेकिन आपको ये सारे फैक्टर्स देख करके डिसीजन लेने पड़ेंगे। करेक्ट। एंड आपकी पूरी जर्नी में आप 10 करोड़ के कॉर्पस पे जब पहुंचे, तो पहला करोड़ आपने कब टच किया, अगर आपको याद हो तो? एंड देन वो डबल कैसे होता गया, एंड हाउ डिड यू इवेंचुअली अराइव एट 10 CR? सो पहला करोड़ मेरे ख्याल में, इफ आई रिमेंबर इट वेल, बिकॉज उसमें और भी कुछ फैक्टर्स थे, फैक्टर्स इन द सेंस कि जो मेरे पीएफ में और इन सब में पैसा था, उन सबको मिला करके। बट मोर और लेस एज आई वाज ट्रैकिंग इट, जब लगभग मुझे 10 से 12 साल पहले CR को लगे, 10 से 12 साल लग गए थे फर्स्ट CR इस्टेब्लिश करने में। करेक्ट। सो आई थिंक आई वाज समवेयर अराउंड 32 और 33 12-13 के टाइम फ्रेम में मोस्ट प्रॉब्ली आई मस्ट हैव मेड द माय फर्स्ट CR। और अगले 10-12 साल में और 9 करोड़ इकट्ठे हो गए। करेक्ट, बिकॉज उसके 2-3 फैक्टर हैं। मतलब एक तो ऑफ कोर्स कंपाउंडिंग, विच इज फॉर श्योर ट्रू। मतलब आपको 10 साल के अंदर लगभग 2.5 टाइम्स की हो गया होगा वो, आपका वो साइकिल आपको मिल जाता है। एंड एट द सेम टाइम आपको आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई होती है। तो आप सेविंग, बिकॉज उस पीरियड में खाली मेरा वो 1 करोड़ नहीं बढ़ रहा था, राइट? आई वाज कॉन्स्टेंटली पुटिंग मनी एंड आई वाज अर्निंग मोर। सो अर्निंग मोर इट मींस, एज आई वाज टेलिंग, कि मैं 60% तक सेविंग में जा चुका था। तो ऑफ कोर्स आई कुड एबल टू सेव मोर, तो ग्रो इट इवन फास्टर। और फिर इतना सेंसिबिलिटी आ चुकी थी कि टू स्पॉट एन अपॉर्चुनिटी एंड ग्रो इट वे फास्टर, लाइक 2020 का जो कोविड crash था, I used that very effectively, and that no doubt that has played a significant role. And आप अभी currently अपने expenses के लिए corpus पे dependent हो? अभी तो मतलब नहीं वहाँ तक पहुँच पाया, for 2-3 reasons. पहला तो even if the strategy is there, first is because जब मैंने छोड़ा था उस समय मैंने थोड़ा एक साल के लिए प्लान establish करके रखा था कि मैं क्या करने वाला हूँ, एटलीस्ट अ पार्शियल पार्ट ऑफ इट। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट स्मॉल कंसल्टेंसीज वर्क जो मैं ऑलरेडी कर रहा था, वो ऑफ कोर्स इट्स नॉट समथिंग विच कैन टेक माई एंटायर एक्सपेंसेस एंड ऑल, बट एटलीस्ट दैट इज समथिंग विच वॉज देयर। बट अभी एटलीस्ट फॉर सम मेजर एक्सपेंसेस
I rely on my corpus to do that. तो क्या विड्रॉल रेट है, मतलब 10 करोड़ में से आप 2%, 3%, 6% क्या विड्रॉ करते हो? अभी के टाइम में तो मेरा विड्रॉल रेट काफ़ी सिग्निफिकेंटली लेसर है, बिकॉज ऑफ द रीज़न एज आई वाज टेलिंग यू कि बिकॉज आई हैव अ प्लान इन Right. प्लेस, बट मुझे जहाँ तक अगले साल से जो द वे आई हैव प्लॉटेड इट, अगले साल से मुझे उसमें से 3%, 2.5 to 3% विड्रॉ करना शुरू करना पड़ेगा. That is 30 lakhs per year. 30 lakhs per year, तो roughly around 2.5 lakhs. 2.5 lakhs a month. तो वो आपका monthly expenses cover कर लेता है, given Correct. you're a family. Correct. In a city like Pune. Correct. So what kind of lifestyle do you get? Because into of the for Thailand? reason, I live in my own house. I Right. don't have any major expenses, और मैं जो आने वाले हैं या जो ऐसे मेरे इनकर होते हैं, तो 2.5 lakh is kind of a substantially, I would say that reasonable amount for me to live very comfortably. And whatever consulting income comes, वो ये 2.5 लाख में से उतना कम हो जाता है basically. Correct, exactly. So वो Because वहाँ पे कोई predictability नहीं है, तो I don't account it because मुझे नहीं पता Right. कितना होगा. And thankfully, I would say that it has worked out well till this point of time. But आगे का मुझे नहीं पता. तो of course जो भी होगा, that is a kind of a surplus for me. correct. So, And when you chose कि आप financially independent रहोगे, आप financially free रहोगे और थोड़ी बहुत अपनी मर्जी की या पैशन की चीज़ें करोगे, तो how was the reaction by the people surrounding you? सरप्राइज ही है. मतलब अभी तो हम लोगों के लिए ये चीज़ जो है काफ़ी एक्सेप्टेबल नॉर्म तो नहीं है, क्योंकि हम लोग को ऐसा लगता है कि एक स्ट्रक्चर्ड जॉब तो करते रहनी चाहिए सबको. Till 60 at least. टिल 60, मतलब जो कुछ भी हो. और इवन इफ उसके लिए आप कुछ भी कर रहे हो, मतलब उसके लिए आपको खुश हो नहीं हो, एक्साइटेड हो नहीं हो, हेल्थ इम्पैक्ट है या नहीं है, इट डजेंट मैटर. समवेयर दिस सोसाइटल नॉर्म एक्सेप्ट्स कि आपको तो करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए, और अगर नहीं करते हो तो कुछ गलत कर रहे हो, राइट? सो फॉर श्योर पीपल हैव बीन प्रिटी सरप्राइज्ड. बहुत सारे लोगों का ये होता है कि बहुत कम है जो, मैं कहूँगा यंगर जनरेशन हैज़ बीन फार मोर रिसेप्टिव एंड इनकरेजिंग अबाउट इट. Correct. When they hear about it, they say that सर ये तो बहुत अमेजिंग है, वी वुड लव टू डू इट. ओल्डर जनरेशन जो है, या मेरी जनरेशन या मुझसे जो ओल्डर जनरेशन है, वो थोड़े स्केप्टिक और थोड़े से कंफ्यूज्ड, एंग्शियस, Correct. वरिड, समटाइम्स एंग्री. क्या ज़रूरत है ऐसा करने की, जो चल रहा है वो चल तो रहा ही Still है. have मतलब 10-12 साल और 10-12 साल तो कीप एडिंग मनी. Right. एंड देन व्हेन समबडी सेज दैट कीप एडिंग मनी, I say that, but yeah, you need to have a reason for that, right? That cannot be the only reason to do that. So हाँ, वो एक फैक्टर है कि बहुत I would say excited और positive तो नहीं होता लोगों का रिएक्शन. जनरली थोड़ा सा स्केप्टिक ही होता है. और जो 3% आप विड्रॉल सोच रहे हो, वो कहाँ से आता है आपके पोर्टफोलियो से? वो डेट वाले पार्ट से आता है, पीएफ वाले पार्ट से आता है, या फिर इक्विटी में ही कोई अरेंजमेंट आप वहाँ पे सोच रहे हो? वो सो कैसे हाँ, work तो करेगा? उसके लिए थोड़ी सी इलॉबरेटेड स्ट्रैटेजी है कंपैरेटिवली, कि हाउ एग्जैक्टली वुड दैट हैपन. मतलब वो दोनों एक, बिकॉज ऑफ द रीज़न जैसा मैंने आपको बताया कि मैं इक्विटी हैवी रहा हूँ, तो मेरे लिए फर्स्ट इज़ टू स्टेबलाइज दैट. मतलब मेरे पोर्टफोलियो को बैलेंस करना ज़रूरी है. तो सबसे पहले तो इक्विटी से विड्रॉल, सो दैट मैं थोड़ा सा उसको बैलेंस करना शुरू कर दूं, अपने Right. पोर्टफोलियो को बैलेंस करूंगा. एंड जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, तो मैंने अपना वो पूरा कंप्यूटेशन करके रखा हुआ है कि जैसे जैसे टाइम बीतेगा मुझे ये मिक्स जो इक्विटी और डेट का मिक्स है वो बदलना पड़ेगा. आइडियली मुझे वो एक सर्टन परसेंटेज इनका बैलेंस जो है डिफरेंट एसेट क्लास का, वो रखना ज़रूरी वो है. क्या परसेंटेज है आपका? सो अभी आज के टाइम में जो मैंने अपने लिए सोचा हुआ है, वेयर आई हैव टू रीच इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, इज समथिंग वेयर आई हैव टू रीच अप टू 60% इन माई इक्विटी Okay, and 40% debt, and something which is not equity dependent, not necessarily debt, but not equity dependent, like gold हो सकता है, उसके अंदर bonds हो सकते हैं, या फिर कोई और भी methods I'm trying to explore कि can I really think of some other ways, like can I think about commercial property or something like that which can give me a steady income. So these kind of different means I'm thinking about. But equity should not be more than 60%, because the volatility becomes too high
फॉर मी, बिकॉज अगर मुझे विड्रॉ करना है तो मुझे क्लियरली पता होना चाहिए कि पोर्टफोलियो कितना रहेगा एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. बहुत सारे आर्गुमेंट्स ये भी आते हैं कि अगर आपका ग्रोइंग रेट ऑफ पोर्टफोलियो इज अराउंड 12-15%, तो विड्रॉल रेट 6-7% भी रहेगा तो भी पोर्टफोलियो तो ग्रो होता ही जाएगा. तो व्हाट इज योर, क्योंकि आपका सब्सटेंशियली लो है 3%. करेक्ट. इसलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. बिकॉज ऑफ द रीजन कि मुझे लगता है ये सारे के सारे कंप्यूटेशन ना, एंड इंटरेस्टिंगली मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो भी बनाया हुआ है कि ये बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं ये और ये कंप्यूटेशंस जो हैं ये यूएस से डिराइव्ड है. सबसे ज़्यादा तो कॉमन चलता है कि वो 4% विड्रॉल रेट एंड पीपल गो अप टू 5%, 4 to 5% ऑल्सो. बट मेजरली उसमें सबसे बड़ा फैक्टर है इन्फ्लेशन. मतलब आप सिर्फ इन दोनों को नहीं देख सकते, आप जो विड्रॉ कर रहे हैं उसमें आप सरवाइव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये इस पर भी डिपेंड करता है कि इन्फ्लेशन कैसा हो रहा है. और अगर हम अब इन्फ्लेशन जो गवर्नमेंट के नंबर से अगर हम देखते हैं कि अगर हमने वो मान लिया कि 5% या 6% है, दैट कैन बी वेरी मिसलीडिंग. बिकॉज ऑफ द रीज़न कि हम लोग जिन चीज़ों पे हमारी लाइफस्टाइल चल रही है एंड स्पेशली द स्ट्रैटा ऑफ द सोसाइटी दैट वी कम, हमारा इन्फ्लेशन बास्केट 50% फूड है. बट हम अपने घर का क्या 50% खर्चा फूड पे करते हैं. नॉट रियली राइट. तो फिर वो इन्फ्लेशन देख करके हम गलती कर रहे हैं. बिकॉज वो 6% से हम तो खुश हो जाते हैं, चलो 5-6% ही इन्फ्लेशन गिर रहा है. बट अगर थोड़ा सा नीचे पड़ेंगे तो उसमें वेजिटेबल प्राइसेस आर ड्रॉपिंग एंड ठीक है, मतलब इट्स गुड. बट वो हमारी एक्सपेंसेस का कितना बड़ा हिस्सा है. सो इंडिया बीइंग डाइवर्स नेशन, वो एक इन्फ्लेशन नंबर हमें बता नहीं पाएगा. तो हमें अपना इन्फ्लेशन बास्केट खुद बनाना पड़ेगा कि मेरे बेसिस पे क्या है. क्योंकि अगर मेरे एक्सपेंसेस एजुकेशन है, हेल्थ है, ट्रैवल है, लीजर है, इनका इन्फ्लेशन तो बहुत ज़्यादा है. करेक्ट. तो फिर आप 5-6% विड्रॉल रेट से अगर आप चलेंगे तो इवेंचुअली पोर्टफोलियो का रियल वैल्यू कम हो जाएगा. रियल वैल्यू ही कम खत्म हो जाएगा. एंड देन लेटर स्टेजेस के अंदर जब आपका इन्फ्लेशन बहुत स्ट्रांगली हिट कर रहा होगा आपको, तब आपके पास पैसा ही नहीं बचा होगा. करेक्ट. और आप अपने इक्विटी और डेट का मिक्स जो चेंज कर रहे हो, उसका प्राइम रीज़न क्या है कि आप का एज बढ़ गया इसलिए, या फिर आपने एक स्टेडी इनकम जॉब छोड़ दिया इसलिए? नहीं, जॉब से तो नहीं है. मेनली चीज़ ये है कि अगर एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम जब मैंने इक्विटी का बहुत ज़्यादा मिक्स बहुत ज़्यादा रखा हुआ था, मेरे पास बहुत बड़ा टाइम था, होराइजन बहुत बड़ा था किसी भी वॉलेटिलिटी को एडजस्ट होने देने के लिए. राइट. मेरे पास 7 से 8 साल के ड्यूरेशन के अंदर मुझे विड्रॉल के बारे में सोचना ही नहीं था. राइट. अब मैं अपने विड्रॉल के पास आता जा रहा हूँ और ये विड्रॉल वो प्रोसेस शुरू हो रहा है. तो वहाँ पर अगर मैं इतना ज़्यादा हाई लेवल ऑफ इक्विटी रखता हूँ तो प्रॉब्लम मेरे साथ ये होने वाली है कि अभी जैसे लुक एट द करंट सिचुएशन, फॉर द लास्ट 1 year इक्विटी मार्केट हैजंट गिवन ऑलमोस्ट ज़ीरो रिटर्न्स हुए हैं. राइट. डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ से देखते हैं. बट ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर आप इक्विटी बहुत ज़्यादा हैवी हैं और उस पर डिपेंडेंट हैं, तो फिर आपकी इक्वेशन कंप्लीटली हेवायर हो सकती है. और आगे चल करके इक्विटी ग्रोथ भी अगर टेपर डाउन होनी शुरू हो गई, विच एवरीबडी इज स्पीकिंग अबाउट कि इट्स नॉट गोना ग्रो एट दैट पर्टिकुलर पेस, तो उस पर अगर बहुत ज़्यादा हैवी रहे तो रिस्क ऑफ कोर्स, वॉलेटिलिटी हाई है वहाँ पर, रिटर्न्स कम होने के चांसेस हैं. एंड थर्ड एक और भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि शायद थोड़ा सा मैक्रो इकोनॉमिक्स वाइज कि गवर्नमेंट जो कि इक्विटी को काफ़ी हद तक टैक्स फ्री रखती थी, अभी डजंट लुक लाइक कि उसके रिटर्न्स को वो टैक्स फ्री रखेगी और आगे चल करके ये और भी ज़्यादा चेंज हो सकता है. तो जो उसके बहुत बड़े बेनिफिट्स थे वो शायद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ख़त्म होते जाएं. तो उसके लिए मुझे पहले से ही प्रिपेयर हो करके अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस आउट करना पड़ेगा, बिकॉज उस समय मैं बैठ करके नहीं कर सकता. एंड पूरे क्वेश्चन में पुणे एज सिटी आपको क्या लगता है कितना हेल्प कर रही है टू मेक श्योर कि आपके जो आपका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का जर्नी जल्दी ला पाए, और या फिर इट केम अप क्विकली? सो पुणे टू सम एक्सटेंट येस, इट वाज बिट हेल्पफुल बिकॉज पुणे एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, आज के टाइम में तो मैं नहीं कहूँगा, बट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज स्लाइटली लेस एक्सपेंसिव देन रेस्ट ऑफ द कंट्री की जो सिटीज़ से तो थोड़ा सा कम, कंपैरेटिवली कम था, बैंगलोर से कम था, बॉम्बे से तो खैर आज भी कम मैं कहूँगा,
प्रॉपर्टीज़ एंड ऑल दैट के हिसाब से, तो ऑफ कोर्स इट हैज़ हेल्प्ड टू सम एक्सटेंट. बट लॉन्गर टर्म में मुझे लगता है कि आफ्टर अ सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम जब आपको सिटी की नीड नहीं है, तो आई वुड प्रिफर टू मूव इनटू अ tier 2 or a kind of a place which is not necessarily purely from the cost perspective, need perspective also. Do I have a need? मुझे वाकई में क्या किसी सिटी में रहने की ज़रूरत है? आफ्टर अ पॉइंट शायद बहुत हम सब लोगों की नीड ख़त्म होने लगती है, बट फिर भी हम सिटीज़ में रहते हैं और उनकी वो हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग को हम बेयर करते रहते हैं इवन इफ ज़रूरत नहीं है शायद. आई एम वेरी श्योर बहुत सारे लोगों को इसमें से बहुत सारी एडवाइसेस मिल गई, पर फिर भी वन पीस ऑफ एडवाइस जो आप हमारे ऑडियंस को देना चाहो, क्योंकि जो ऑडियंस देखती है वो अलग अलग शहरों से है, कोई पुणे से है, कोई बॉम्बे से है, कोई दिल्ली से है, तो सभी का रिलेशनशिप विद द सिटी इज़ वेरी डिफरेंट. उस सिटी के किस पार्ट में वो रहते हैं, क्या एक्सपेंसेस बेयर करते हैं, उनका बास्केट क्या है कंजम्पशन का, तो सभी का अलग अलग है. तो बट एक कोई ब्लैंकेट एडवाइस अगर आप देना चाहो विच दे कैन फॉलो. नहीं, सबसे बड़ी एडवाइस तो मुझे यही लगती है कि हमारी लाइफ में मनी जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है एंड मोस्टली तो बहुत सारे लोगों का एम्बिशन ही बन जाता है. तो जो इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसके बारे में हम सीखना कितना चाहते हैं, मतलब मुझे वो बहुत थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड लगता है कि जो चीज़ जिसके लिए आपकी लाइफ की सब सारी चीज़ें उसके अराउंड चल रही हैं, आप जिस सिटी में रहते हैं इसी की वजह से रहते हैं, आप अपने करियर किस तरह से सोच रहे हैं वो इसी बेसिस पे सोच रहे हैं, इन सब चीज़ों के बावजूद भी पैसे के बारे में सीखने की कोशिश कितना करते हैं लोग. तो और किसी भी दिन शुरू कर सकते हैं, बहुत मीन्स है, अभी तो बहुत ज़्यादा मीन्स हैं इसको समझने के, तो वो मीन्स को इस्तेमाल करना चाहिए, सीखना चाहिए. दैट इज़ वन. सेकेंड इज़ अ कंसिस्टेंसी. वेल मोस्ट ऑफ द लोग मुझे लगता है कि बहुत क्विक आंसर्स ढूंढ रहे होते हैं कि मैं शायद एक पॉडकास्ट में मुझे कुछ ऐसा पता चल जाएगा कि चीज़ें बदल जाएंगी, या फिर मैं कुछ ऐसा सीख जाऊंगा कि मुझे एक ऐसा स्टॉक मिल जाएगा जो मुझे मल्टी बैगर बना देगा, या फिर कोई एक ऐसा म्यूचुअल फंड जो कि 25% XIRR रिटर्न देता जाएगा. इससे मुझे लगता है नहीं हो पाएगा. आंसर कंसिस्टेंसी में ही है. मेरे पास आंसर कंसिस्टेंसी से ही था, बिकॉज आई हैव डन इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. और जब मैंने शुरू किया तब मुझे एंड नहीं पता था, ऑनेस्टली नहीं पता था मुझे. कोई ऐसी वो जो बहुत सारे रील्स में जो एक्सेल के कंप्यूटेशंस होते हैं, मैंने ऐसी कोई कंप्यूटेशन नहीं की थी कि मुझे पता था कि कितने दिन में मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँगा, या अगर मैंने कार नहीं खरीदी तो वो पैसा अगर मैंने डाला तो वो पैसा कितने दिन में क्या हो जाएगा. मैंने वैसे कंप्यूटेशन नहीं की थी, बट एक कंसिस्टेंसी थी. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो SIP करनी है वो करनी है. उसमें कोई भी, मैं अपनी चीज़ें बाकी सब चीज़ें थोड़ी डिले कर सकता हूँ, बट वो डिले नहीं होगा. मेरे पास सरप्लस पैसा आएगा, मैं उसको इमीडिएटली आई विल मूव इट. अगर मुझे कोई भी टूल 1% या 2% बेहतर रिटर्न देगा, मैं वहाँ जाऊँगा कंपेयर टू जस्ट मेरे कंफर्ट में कि हाँ ठीक है ये मुझे पता है तो इट्स ओके. इट मे नीड वो 2% के लिए मुझे शायद थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा उस टूल के बारे में. आज भी मैं वो अभी बिकॉज पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग की वजह से वो टूल्स में सीखने की कोशिश कर रहा हूँ जो मैंने शायद पहले इम्प्लीमेंट नहीं किए थे. दैट लर्निंग वी हैव टू डू, बट उसके रिवॉर्ड्स लॉन्ग टर्म में सिग्निफिकेंट होते हैं. आई थिंक जो क्यूरियोसिटी की एक बात आप करते रहते हो, हाँ, मुझे लगता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो वही है कि बीइंग क्यूरियस अबाउट all of these tools or all of these means to make your financial journey successful, उसका जो डिफरेंस है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो बहुत सब्सटैंशियल होता है और हम लोगों को समझ में नहीं आता. हमें लगता है कि इतना क्या फ़र्क पड़ेगा, सीख लिया तो कुछ फ़र्क क्या कितना पड़ेगा, बट ये क्यूरोसिटी आपको कुछ नई चीज़ सिखाती है. आप उससे वो जो एडिशनल करते हैं उसका कंपाउंडिंग इफेक्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत बड़ा हो जाता है. थैंक यू सो मच. आई थिंक इट वाज अ वंडरफुल कॉन्वर्सेशन. आपने पूरे खोल के सारे नंबर्स अच्छे से बताए, सारे कैलकुलेशंस अच्छे से बताए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है जब हम लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं चीज़ के लिए और बिना नंबर्स के करते हैं तो वो इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं आता है, बट जब आप नंबर्स के साथ वो नरेशन बताते हैं तो वो इम्पैक्ट ज़्यादा ही होता है हमेशा. सो विथ योर स्टोरी आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल विल टेक इंस्पिरेशन और लोग अपनी जर्नी में जो है स्पेशली जो इनिशियल पार्ट ऑफ द जर्नी में है वो इससे काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन लेंगे. एब्सोल्युटली, इट्स माय अटमोस्ट प्लेजर. एंड मुझे यही लग रहा होता है कि जो चीज़ मैंने
शायद इतने सालों में सीखी है, उसको अगर स्प्रेड करने से लोगों को हेल्प हो सकती है। अगर लोग ये देखते हैं कि इन्होंने किया तो मेरे लिए भी करना पॉसिबल है, तो मतलब दैट एक्साइट्स मी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, दैट एक्साइट्स मी मोर कि मैं ये नॉलेज कितनी ज़्यादा स्प्रेड कर सकूं लोगों के साथ, बिकॉज ये काफ़ी इग्नोर्ड है एटलीस्ट इंडियन सोसाइटी में। तो फिनेंशियल नॉलेज और उससे जुड़ी हुई जितनी भी डिस्कशंस हैं वो बहुत ही इग्नोर्ड हैं और हम बहुत अवॉइड करते हैं। करेक्ट। तो आई वुड लव टू डू इट। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अ प्लेटफॉर्म एंड अपॉर्चुनिटी टू डू दैट।